हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स मेथड इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन वाई वी यूज मैट्रिसेस इन पैराक्सियल ऑप्टिक्स वो पढ़ा था। अब सेकंड पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक तो फर्स्ट टर्म रहेगी साइन कन्वेंशंस यूज्ड, साइन कन्वेंशंस। सेकंड हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैराक्सियल रेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैराक्सियल रेज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैराक्सियल रे। थर्ड टॉपिक रहेगा इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। एंड फोर्थ वन इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए एट एनी सरफेस, रिफ्रैक्शन। ये चार टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है साइन कन्वेंशंस, साइन conventions. As already discussed in 12th class that if there is a lens surface या refracting surface या reflecting surface, mirror like surface होगी, तो this is a convex mirror, ठीक है। then midpoint of this aperture that is M N, lattice point is P, that is known as pole of the reflecting surface. This is mirror केस में reflecting surface लेते थे हम, reflecting surface. This is midpoint is pole and the ray of light, that is, if we complete this, it is a part of a sphere, this spherical surface, and there is a center of this, that is center of the mirror या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। दिस कर्वेचर हैज़ द सेंटर C एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस इज प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज पोल एंड ए रे ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस भी, और ऑप्टिकल एक्सिस। अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बजाय रिफ्रैक्टिंग सरफेस यूज करें, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लाइक लेंस, ये कन्वेक्स लेंस को यूज करें, तो कन्वेक्स लेंस के लिए दिस इज ए कन्वेक्स लेंस एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर रे। this has the center that is C1 first surface and this second surface has the center that is center of curvature C2. This is principal axis here, that line is principal axis. तो साइन कन्वेंशन ऑप्टिक्स के अंदर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये रहता है, फर्स्टली all the distances are measured from pole in case of reflecting surfaces and in case of refracting surface measured from optical center. This is also optical center. So all the distances, first convention is all the distances are measured from, all the distances are measured from pole, measured from optical center, optical center. फर्स्ट कन्वेंशन हम ये यूज करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। दूसरा, जो रे हैं वो इंसिडेंट करती हैं फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सरफेस। रे ऑफ लाइट हैं वो हमेशा इधर से आ रही होंगी, इस ऑप्टिकल सेंटर या रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लेफ्ट से रे ऑफ लाइट आएंगी। द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट, तो द रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सरफेस एंड गोज राइट या लेफ्ट, रिफ्लेक्ट होके जो भी होगा वो। तो रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट। सेकंड इन पॉइंट क्या रहता है कन्वेंशन का, रेज ऑफ लाइट ऑलवेज इंसिडेंट ऑन द सरफेसेस, इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस फ्रॉम लेफ्ट। दूसरा, तीसरा पॉइंट क्या रहता है, जो डिस्टेंसेस होंगी वो पोल से मेजर होंगी। जो डिस्टेंसेस इसके लेफ्ट में होंगी पोल के या ऑप्टिकल सेंटर ओ के, दे आर टेकन एज नेगेटिव। द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड द डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज, द ऑप्टिकल सेंटर टेकन एज नेगेटिव एंड राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर टेकन एज पॉजिटिव। इससे इधर की जो भी डिस्टेंसेस होंगी दे आर टेकन एज नेगेटिव।
या इधर वाली जो डिस्टेंसेज होंगी, राइट वाली डिस्टेंसेज, ये पॉजिटिव ली जाती हैं, और जो लेफ्ट में ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेज होंगी दे आर टेकन एज नेगेटिव, इन साइन लिखा जाता है. लेट्स से ऑब्जेक्ट इज हेयर, दिस डिस्टेंस इज 550 centimeter, then the distance object u is minus 50 centimeter, and let's image, and for this object is here, distance is 20 centimeter, then u object distance is minus 20 centimeter, and image formed, let's say here, then this distance is positive at the value, whatever be the value. तो ऑल द डिस्टेंसेज फ्रॉम, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो इंसिडेंट डायरेक्शन होगी उसके अंदर जो लाइट होंगी यहाँ से मेजर होगी, इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ जो डिस्टेंसेज होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और लेफ्ट यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट द डिस्टेंसेज आर टेकन एज नेगेटिव. दिस इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या होगा, हाइट्स अबो द प्रिंसिपल एक्सिस. जो हाइट इसके अबो रहेंगी, height of object या height of image, the heights above the principal axis taken as positive in sign, and heights below the principal axis taken as negative. These are the sign conventions used in optical systems. तो फर्स्ट इसको रिपीट करते हैं. साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे, ऑल द डिस्टेंसेज हैं वो मेजर्ड होंगी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, इट मे बी पोल और ऑप्टिकल सेंटर ओ फॉर द लेंसेज. दूसरा जो इंसिडेंट लाइट है वो ऑलवेज हम लेफ़्ट से इंसिडेंट कराएंगे, लेफ़्ट से. दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस. द इंसिडेंट लाइट यानी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड द रे ऑफ लाइट ऑलवेज इंसिडेंट ऑन दीज सरफेसेज फ्रॉम लेफ्ट, एंड द डिस्टेंसेज इन द लेफ्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज left of the pole या optical center taken as negative, and the distances in the right of the optical center या principal axis taken as optical center taken as positive. Heights above the principal axis taken as positive, and heights below the principal axis taken as negative. These are the sign conventions used in optic. Now comes to the next topic, that is coordinates of a paraxial rays. हमने पहले पढ़ा है कि पैराक्सियल रेज होती क्या हैं. द पैराक्सियल रेज आर द रेज विच मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस या नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो रे ऑफ लाइट आएंगी दैट आर नोन एज पैराक्सियल रेज. तो हेयर एक ऑप्टिकल सिस्टम ड्रॉ करते हैं, हैविंग थिक सरफेस हेयर. This is first refracting surface, this is second refracting surface, and it is, let's say AB is the refracting surface, is this surface is CD, the refracting surface AB, and another surface is CD. This has the refractive index, this has the medium, homogeneous medium having refractive index mu1. Left of this refractive index mu1, and it is higher density medium, and it has the refractive index mu3. Mu3 are the refractive index of the first medium, second medium is mu2, third medium is mu3. Now center of this, let's say it is E, and center of this CD is F. The ray of the straight line passing through this midpoint of this is principal axis. This is principal axis. Now ray of light, here is the object, a ray of light comes nearly parallel to the principal axis, you are making small angles from the principal axis incident on this from P to this point is, let's say, Q. This P to Q, this ray is known as paraxial ray, and it travels in a homogeneous medium of refractive index mu1, so it travels in a straight path. So this is known as translation. This straight line travel of a light that is in a medium, homogeneous medium, is known as translation. तो हम इसको बोलते हैं translation. जो word आएगा, this is translation of a ray from P to Q. At this refracting surface AB के ऊपर क्या होगा, ray of light, this is the normal. If this is a center here, we draw this line that is act as normal, and this is angle of incidence I. Then it, अगर if medium is same, then it travel in the straight line, but if rarer to denser, it bend towards the normal. It travel along this path Q to R. Let's say this point is R. तो again Q से R तक ये refraction, this is translation process. This is translation. But at Q point, it shows medium change,
from mu1 to mu2 and this is the surface या interface, then the ray of light changes its path. That point is known as point of refraction. This is point of refraction Q. तो here it shows refraction and then Q to R ये ट्रांसलेट करेगी क्योंकि दिस मीडियम इज होमोजेनियस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu2. तो दिस शोज रिफ्रैक्शन ट्रांसलेशन. Q to R ये ट्रांसलेशन शो करती है. अगेन R पॉइंट पे फिर से मीडिया सेपरेट होता है. R पे जब रे ऑफ लाइट आएगी इंसिडेंट होगी एंड देन इट हैज़ द सेंटर हेयर. दिस इज द नॉर्मल. इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ सेम पाथ है. दिस इज डेंसर मीडियम देन अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड इट गोज फ्रॉम दिस पाथ लाइक दिस. R से S तक ट्रेवल करती है. तो R से S तक अगेन ट्रांसलेशन क्योंकि सेम मीडियम mu3 में ट्रैवल कर रही है लाइट. लेकिन R पॉइंट है जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन को शो करेगी तो दैट इज पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हेयर P से A ट्रांसलेशन रहेगा. Q पॉइंट पे क्या होगा? P से Q ट्रांसलेशन, Q पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर Q से R तक अगेन ट्रांसलेशन एंड R से S तक फिर से क्या होगा? ट्रांसलेशन. तो ये सिस्टम होता है ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिफ्रैक्शंस इन ए ऑप्टिकल सिस्टम. तो ये ट्रांसलेशन रिफ्रैक्शन ये दोनों वर्ड्स आप समझ चुके होंगे. अब कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के? तो टू डिफाइन ए पैरेक्सियल रेज वी चूज टू कोऑर्डिनेट्स. वन इज द हाइट. इफ यू वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? एक तो इसकी हाइट देखेंगे कि ये कितनी हाइट पे है प्रिंसिपल एक्सिस से. लेट्स से इट इज़ y1 एंड प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और ये जो एंगल मेजर करो विद द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज α1. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर रिटन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. दैट इज द हाइट above the principal axis and second one is the angle made by it by the paraxial rays with the principal axis, that is α1. So these are the points या coordinates of point P in of a paraxial ray. हम इस एंगल को α1 की जगह एक अनदर टर्म को यूज़ करते हैं दैट आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द रे. कोसाइन ऑफ द रे या पैराक्सियल रे. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पैराक्सियल रे. This is has the value that is α1 is the angle and mu1 is the refractive index. It is the product of mu1 with the cos of, if this angle is α1 with the vertical angle को नोट करते हैं that is क्या होगा? 90 minus α1. तो कोसाइन टर्म of this vertical component mu1 into cos 90 minus α1. This is mu1 into sin α1 और एंगल्स आर स्मॉल सो sin α1 को हम नियरली इक्वल लिख लेंगे α1. दिस इज mu1 α1 और इसको हम λ1 से डिनोट कर लेंगे. दिस λ1 इज नॉट वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये ध्यान रखना कि ये वेवलेंथ ऑफ लाइट नहीं है. वेवलेंथ ऑफ लाइट मीटर में मेजर होती है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है. mu1 α1 हैज़ नो डायमेंशन सो इट इज़ जस्ट ए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पैराक्सियल रे हैविंग द वैल्यू mu1 α1 और इसको हम λ1 से डिनोट कर लेंगे. तो हम इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पे चेंज करके लिखते हैं. ये आगे हर जगह पे यूज होगा λ1 या mu1 α1. तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे mu1 α1 या इसको ऑर्डर में लिखना है हम ऐसे लिख सकते हैं λ1 और y1 लिख लेंगे और λ1 या mu1 α1 और y1. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. सिमिलरली फॉर दिस मीडियम अगर हम Q के कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहे हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो इसकी हाइट देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से दैट इज से y2 एंड द एंगल इन दिस मीडियम इट इज सेम as this is α1 and so this is also α1. For this medium the angle at this point Q is also क्या होगा? α1 होगा. तो so the coordinates of this point Q for the medium first medium that is y2 that is λ2 or that has the value mu1 α1 ही रहेगा यानी λ1 इक्वल टू λ1 2 इज इक्वल टू λ1 और साथ में लिख सकते हो λ2 बोल सकते हो इसको और हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज y2. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q फॉर द फर्स्ट मीडियम. फॉर द फर्स्ट मीडियम P हैज़ द कोऑर्डिनेट y1 λ1 ठीक है एंड Q हैज़ द कोऑर्डिनेट
lambda 2 y2, यानी mu1 alpha 1 सेम मीडियम रहेगा, lambda 1 lambda 2 सेम होंगे. दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स. इफ फॉर द रिफ्रैक्शन एट q the angle is changes, here this ray makes an angle that let's say alpha 2, that is alpha 2, and refractive index is mu 2. So point q has the coordinate mu 2, lambda 2 और y2 is the height. तो at point q रिफ्रैक्शन के लिए lambda 2 चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी. अगर q पॉइंट के लिए ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो ये रहेंगे लैम्डा 1 भी बोल सकते हो क्योंकि सेम रहेगा ये लैम्डा 1 और y2. लेकिन फॉर रिफ्रैक्शन के लिए या mu2 मीडियम के लिए दैट हैज़ mu2 एंगल इज मेड बाय द दिस रे. नाउ दिस इज alpha 2 and that is y2. For the point r, if it is for second medium then this value is same, mu2 alpha 2 ही यहाँ पे यूज होगा, लेकिन हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस चेंज हो जाएगी, दैट इज लेट्स से y3. थर्ड मीडियम के लिए अगर r के कोऑर्डिनेट लिखने होंगे फॉर रिफ्रैक्शन के लिए तो हाइट तो सेम रहेगी, y3 रहेगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu3 चेंज हो जाएगा और एंगल मेड दिस बाय लाइट विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज lambda 3 alpha 3. so this become mu3 alpha 3 for the refraction point के लिए, और that is lambda 3 y3. These are the coordinates of paraxial rays we can write, and using these coordinates we draw the translation and refraction matrices या effect of translation refraction हम study करेंगे. First start करते हैं effect of translation से. Here effect of translation. A ray of paraxial ray traveling in a homogeneous medium. Homogeneous medium means refractive index same, let mu be the refractive index of the medium and it is uniform throughout. ठीक है. Then a paraxial ray travel in the homogeneous medium is always in straight line. किसमें ट्रैवल करेगी, that is in straight line. स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. तो आप एक ट्रांसलेशन को दिखा सकते हो, लेट दिस इज द रे ऑफ लाइट एंड दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. फर्स्ट जो ए बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट की थी एट पॉइंट क्यू के ऊपर, एट पॉइंट क्यू. दिस इज़ द पॉइंट पी एंड इफ़ यू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस रे मेक्स एन एंगल alpha 1 here, and so in for this medium the angle is here also alpha 1, and let's say for alpha 2 that is also equal to alpha 1. So its height above the principal axis is y1 and its height here above the principal axis is y2. So we can say that this is translation from P to Q. The ray travel in straight line and this it shows translation. इसको बोलते हैं translation. अगर एक रे ऑफ लाइट एक ही मीडियम में, होमोजेनियस मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. दिस इफेक्ट इज नोन एज ट्रांसलेशन ऑफ अ रे. तो सो इट इज ट्रांसलेशन ऑफ ए रे, एंड इफ दिस रे मेक्स स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज कॉल्ड ए पैराक्सियल रे. एंड पैराक्सियल रे हैज़ दिस एंगल लैम्डा 1, सो इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अगर लिखना होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, तो एक तो डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे रे का, दैट इज लैम्डा 1 एंड हैज़ द वैल्यू म्यू 1. म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेयर, तो म्यू इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा 1, म्यू इंटू अल्फा 1. and its height from the principal axis that is y1 and let's say it is y1. So the coordinate points are lambda 1 and y1, where lambda 1 has the value mu into alpha 1. For this ray at point Q, this is also makes an angle, same angle, because these lines are parallel and these are alternate interior angles are of equal value. Let's say this angle is alpha 2 and alpha 2 is the point coordinate Q, coordinates of P,
Now coordinates of point R, point Q, that are lambda 2, refractive index is same and angle is, let's say, alpha 2, and this alpha 2 is equal to alpha 1 alternate interior angle. This is alternate interior angle. So this is equal then mu 1 and alpha 1 and this say is lambda 1. So क्या रहेगा, if translation is there then direction cosine remain same. So lambda 1 या lambda 2 is equal to lambda 1. एक तो नोटेशन ये रहेगी आपकी. अब हम क्या कर सकते हैं, इस y2 को भी y1 की टर्म में लिख सकते हैं. तो y2 को ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो या पैरेलल लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो. इफ दिस हाइट इज y1 देन दिस इज आल्सो y1 फ्रॉम हेयर टू हेयर. दिस इज y1 एंड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, लेट्स से s पॉइंट इज हेयर, तो y2 को हम क्या लिख सकते हैं, y2 इज सम ऑफ y1 विद qs, और qs को हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से सोल्व कर सकते हैं. दैट इज QSP इन राइट एंगल ट्रायंगल QSP. बताओ टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा, 90 और थीटा जिस पे होगा वो बेस होगा. दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज QS अपॉन बेस. बेस इज द डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज D, दिस डिस्टेंस इज D. तो सो बाय D जो डिस्टेंस होगी बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, दैट इज PS, या लिख सकते हो दैट इज PS. ये डिस्टेंस ये हमें, दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा 1. इफ एंगल इज स्मॉल देन साइन अल्फा 1 इज नियरली इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा 1. सो हम इसको यहाँ पे अल्फा 1 से रिप्लेस कर लेते हैं और आपका जो QS आ जाएगा दैट इज अल्फा 1 इंटू, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज D, QS एज द वैल्यू D, तो QS की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 1 इंटू D, अल्फा 1 इंटू D. तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज QS. तो y2 की वैल्यू को रखो, तो y2 आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू y1 प्लस QS. QS हैज द वैल्यू अल्फा 1 इंटू D, अल्फा 1 इंटू D. अगर हम इसको म्यू से डिवाइड कर दें और म्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल रिमेन सेम, एंड दिस वैल्यू mu1 अल्फा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1. तो सो y2 हैज़ द वैल्यू y1 प्लस लैम्डा 1 इंटू D बाय म्यू, या D बाय म्यू आगे लिख लो, D बाय म्यू इंटू लैम्डा 1, दैट इज कोफिशिएंट 1 दिस, एंड लैम्डा 2 हैज़ द वैल्यू, लैम्डा 2 हैज़ द वैल्यू 1 इंटू लैम्डा 1 और प्लस 0 इंटू y1, और y2 हैज़ द वैल्यू इस करके लिख लो D बाय म्यू इंटू लैम्डा 1 और प्लस 1 इंटू y1. तो हेयर इट इज़ टू इक्वेशंस, देयर आर टू इक्वेशंस, one is y2 in terms of lambda 1 and y1 and another term is lambda 2, lambda 1 और y1 के टर्म्स में हमने लिख लिया. तो आप क्या देखते हो, आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करते हैं. फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करते हैं और लीनियरली डिपेंड करते हैं. तो हम यूजिंग सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स हम इसको सोल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लिखते हैं, चलो. तो क्या होगा, अगर हम देखें y2 की वैल्यू, अगर लैम्डा 2 लिखो पहले, दैट इज लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा 1 प्लस 0 इंटू y1, और y2 हैज़ द वैल्यू D बाय म्यू इंटू लैम्डा 1, D बाय म्यू इंटू लैम्डा 1 प्लस 1 इंटू क्या है y1. तो दीज आर द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स एंड दीज आर डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स. तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम एक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में. लेट्स से इट इज़ बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हैज़ द कॉलम एलिमेंट्स, ए कॉलम मैट्रिक्स have the element lambda 2 y2 is of order 2 by 1. Now this is a translation matrix of these coefficients. Let's say it is a matrix, 2 by 2 matrix है ये, और this matrix has the 1 0 coefficient D by mu and 1, and this is the
independent coordinates, also a column matrix of order 2 by 1, 2 rows and 1 column. Let's say it is X matrix and it has the coordinate in column form, that is lambda 1 y1. If we arrange them, या दिस इज़ ए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, सो इसको टी से आप लिख सकते हो, इजी रहेगा रिमेंबर करना. तो आप बी को निकाल सकते हो. इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को उस एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखो. ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या है आपकी, दैट इज़ 1 0 डी बाय म्यू इंटू 1. इसको मल्टीप्लाई करो लेमडा 1 और y1 से, तो मल्टीप्लाई आपको आती होगी. फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, देखो क्या आएगा, 1 इंटू लेमडा 1 प्लस 0 इंटू y1. दिस इज लेमडा 1 एंड इफ दिस मल्टीप्लाई विद दिस d बाय म्यू इंटू लेमडा 1, d बाय म्यू इंटू लेमडा 1 प्लस 1 इंटू y1, दैट इज y1. और दीज आर द वैल्यू, लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 ड्रा हो गया. और बी मैट्रिक्स क्या है आपकी, that is lambda 2 or y2. If two matrices are equal, then corresponding elements are also equal. तो lambda 2 क्या हुआ, equal to lambda 1 first, and second one is d by mu into lambda 1 plus y1. d by mu into lambda 1 plus y1 is equal to y2. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि there is translation and one point is q, first point is इनपुट में आपका क्या है, लेमडा 1 y1 है. तो फाइनल जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ट्रांसलेशन कोऑर्डिनेट्स, वो आप कैसे लिख सकते हो, बाय यूजिंग सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हो. जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इनटू जो आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे लेमडा 1 और y1 ऑन ए ट्रांसलेशन रे, देन दिस इज the value and this matrix is known as translation matrix. This is effect of translation on the system of coordinates of a paraxial rays. So by using the matrix methods, using translation matrix, we can find the points on a transverse, this is translation कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड कर सकते हैं. अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर नोन, यूजिंग द वैल्यू ऑफ द ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वी कैन फाइंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑन द ट्रांसवर्स, या जो आपकी ट्रांसलेशन जो होगा ना P to Q, Q के कोऑर्डिनेट हैं, या अनदर पॉइंट R इज देयर, देन बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ द इनिशियल कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ये डिस्टेंस हियर d इज द डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर्स या पैरेलल लाइंस ड्रॉ ऑन द वर्टिकल एक्सिस, and mu is the refractive index of the medium, mu is same, and d is the distance between the vertical lines passing through that points. ठीक है, तो this is translation matrix. or we can find here determinant of this translation matrix. Determinant of this translation matrix delta of t, that is फर्स्ट रो मल्टीप्लाई दिस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, माइनस ये घटा दो, 1 माइनस क्या होगा 0, दिस इज़ 1. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स वो 1 होगा. और दूसरा, दिस हैज़ द वैल्यू 1, दिस एलिमेंट इज़ 1, सेकेंड एलिमेंट इज़ 0, एंड a21 एलिमेंट इज़ d by mu, वेयर d इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एंड 1 इज़ द 2 एलिमेंट. तो दीज एलिमेंट आर फिक्स, दिस इज द डिस्टेंस नोन हो और म्यू नोन होगा, तो डी बाई म्यू करके ये कोऑर्डिनेट यूज कर लेंगे, ये पॉइंट. तो यहाँ से ट्रांसलेशन मैट्रिक्स और दीज आर गिवन, देन वी कैन फाइंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स यूजिंग ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. दिस इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ ट्रांसलेशन इफेक्ट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए रे ऑफ लाइट. नाउ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. Effect of refraction. Effect of refraction. Effect of refraction of light. Let's say this is an optical system. This is a refracting surface AB, and this is the principal axis passing through this principal axis. And ray of light traveling from P to incident on this surface at point Q. This is translation. If there is refractive index mu1 of this medium and refractive index of this medium is mu2, then at this point, at point Q, there is refraction of light. So if the medium is same, it travels in straight line path, it follows a straight line path, but there is, due to refraction at that surface, this surface, it bent towards normal.
that is the normal we can draw here. If we complete this surface, and that is there is a center of this spherical surface, that is center of curvature of this refracting surface, and a line, straight line passing through this center, and the point of incidence is normal. This is normal of the ray, and this is incident ray. This angle is incident angle I. If this is same medium, it travel in straight line, but due to refraction, it is denser medium, it is rarer medium, it bend towards normal. नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ये लाइट, और नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी तो ये इस पाथ के अलोंग चली जाती है एट पॉइंट Q के ऊपर से. अब नो दिस एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. नाउ वी ड्रॉ for this Q point, if we draw a perpendicular from this point to this point, let's say it is M and this is N point here, N, and this makes an angle alpha, this makes an angle theta with the principal axis. This is angle theta. Now this angle is theta. If we draw a line parallel to principal axis, that is the line that is principal to एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी. अब हमें क्या चाहिएगी, इस पॉइंट पे μ1 के लिए एंगल चाहिएगा पैरेलल, जो ये रे यहाँ पे बना रही है Q पॉइंट पे. दिस एंगल इज अल्फा 1, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसने कितना एंगल बनाया, और दिस हाइट इज लेट्स से y1 फॉर द फर्स्ट मीडियम एंड y2 फॉर द सेकेंड मीडियम. y2 इज द हाइट फॉर द सेकेंड मीडियम. ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन द एंगल दैट इज R, एंड लेकिन दिस रे is makes an angle with the principal axis, that is alpha 2, that is alpha 2. Alpha 2, or also this is angle theta, because this line is parallel, and this angle is also theta. This is angle theta. Okay, from here we can use μ1 sin I हेलो क्लास, दिस इज़ ए लार्ज रिफ्रैक्शन ले लिया हमने, तो स्मॉल रिफ्रैक्शंस होंगे. तो दिस इज़ द इंसिडेंट डायरेक्शन बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल मेक्स विद एंगल, दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज़ द लाइन ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस मेक्स एन एंगल दैट इज alpha 2 at this point 4 point Q. This is the same initial direction, and it bends towards the normal if it is higher refractive index of this medium, that is μ2. From here we can say that the height y1 for this medium and y2 for the second medium at for the point Q from the principal axis is same. So y2 here, y2 becomes equal to y1. वहाँ पे क्या था, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम रहते हैं ट्रांसलेशन में, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा किसी पॉइंट के ऊपर तो वहाँ पे y2 और y1 हाइट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस उस Q पॉइंट की सेम रहेगी फॉर द फर्स्ट मीडियम भी और फॉर द सेकेंड मीडियम भी. तो हेयर रिफ्रैक्शन effect of refraction of light. So when a ray of light incident on a refracting surface, then the media changes. Here the refractive index is μ1 and here refractive index is μ2. So it deviates from its path, that is known as refraction of light, and due to this refraction of light we want to find the change in coordinates due to refraction from initial to final coordinates कैसे change होंगे. For this medium the Q has the coordinates, height is y1 and height is y1. For the second medium height is remains same, height does not change, so it has y2 is equal to y1. so effect of refraction में height same रहेंगी, y2 equal to y1 रहेगा, और effect of translation के अंदर lambda 1 equal to क्या रहेगा, lambda 2 पीछे आपने देखा है. अब हमें लैम्डा 2 और लैम्डा 1 में रिलेशन ड्राइव करना है, तो उसके लिए हम एंगल्स को यूज करेंगे. पहले तो स्नेल्स लॉ यूज करते हैं. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1, and multiply with the sign of angle of incident in this medium, that is I angle. Incident ray with the normal जो angle बनाती है, that is incident angle. तो sign of the angle से multiply करेंगे is equal to, always constant value रहती है. For the second medium refractive index is μ2 and sign of angle of incident in that medium, that angle is R.
that is normal line, and if the medium is same travel here, and if it denser medium, then it slightly bent towards the normal by a small angle, then this is, let's say here this angle is r, this angle is r. So mu2 into sine of angle of incident in the second medium is always a constant, This is known as Snell's law. So according to Snell's law, refractive index of a medium to the sine of angle of incidence in that medium is always constant. So for this medium, mu2 is the refractive index, and sine of the angle of incidence in that medium is r. तो mu1 sin i इज इक्वल टू क्या होगा, mu2 इंटू साइन आर. और हम इस केस में जो एंगल्स होते हैं वो आर वेरी स्मॉल, सो साइन आई को हम यूज कर सकते हैं आई, और साइन आर को नियरली यूज कर सकते हैं हम आर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्नेल्स लॉ से, mu1 इंटू आई इक्वल टू mu2 इंटू क्या आ जाएगा, आर. अब हमें आई और आर नहीं चाहिए, हमें चाहिए अल्फा 1 और अल्फा 2. तो आई को हम अल्फा 1 की टर्म में अगर लिखना चाहें, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो सो हेयर दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस लाइन इज पैरेलल, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा. तो आर को हम लिख सकते हैं, सॉरी आई को लिख सकते हैं mu1 इंटू आई की जो वैल्यू होगी दैट इज अल्फा 1 प्लस थीटा, और mu2 इंटू आर की जो वैल्यू होगी दैट इज अल्फा 2 प्लस थीटा. दिस इज इंटीरियर एंगल, alternate interior angle, and alpha 2 is here, this angle is r, that is alpha 2 plus theta. So r is alpha 2 plus theta. So from here mu1 alpha 1 plus mu1 into theta equal to mu2 alpha 2 plus mu2 into क्या होगा, थीटा. ये क्या है आपका लैम्डा 1, ये क्या है लैम्डा 2. पहले इसको लिखो इधर वाले को. तो mu2 अल्फा 2 की वैल्यू निकालो, दैट इज mu1 अल्फा 1 प्लस mu1 इंटू थीटा माइनस mu2 इंटू क्या रहेगा, थीटा. अब आगे इसको जब सोल्व करेंगे, फर्स्टली क्या था, y2 हाइट सेम रहेंगी, y2 इज इक्वल टू क्या था, y1. तो y1 इंटू क्या लिखेंगे 1 प्लस 0 इंटू क्या लिखेंगे लैम्डा 1. ओके, y2 इक्वल टू y1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स को लैम्डा 1 था, y1 के साथ 1 इंटू मल्टीप्लाई करके ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया, डिपेंडेंट्स की फॉर्म में. अब यहाँ से सॉरी लैम्डा mu2 अल्फा 2 इक्वल टू mu1 अल्फा 1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा कॉमन, दैट इज mu1 माइनस mu2 इंटू थीटा. Also this is the value lambda 2, direction cosine for the second medium, that is lambda 2, and this is lambda 1 plus, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं mu2 को प्लस हो जाएगा और mu1 माइनस का हो जाएगा इंटू थीटा. ओके, अब क्या होगा यहाँ से, अगर हम उसी ट्रायंगल के अंदर देखें, ये रे ऑफ लाइट आई थी और ये एंगल था आपका सी का, सेंटर का थीटा, और ये थी हाइट. अब ये नियरली सेम होगा, ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया था इस पॉइंट सरफेस से सेम होगा, तो हम इस डिस्टेंस को ले लेंगे r, और दिस इज द हाइट, लेट्स से y1 इज द हाइट एंड थीटा इज द एंगल. हेयर टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, y1 अपॉन किसके इक्वल होगा भाई r. एंगल स्मॉल हैं, सो थीटा को ही लिख सकते हैं y1 बाय r के इक्वल. तो इस वैल्यू को यूज करके ट्रिग्नोमेट्री को थीटा की वैल्यू और लिख दो, तो लैम्डा 1 माइनस mu2 माइनस mu1 इंटू थीटा की वैल्यू रहेगी y1 r, दैट इज लैम्डा 1 इंटू 1 माइनस mu2 माइनस mu1 बाय r इंटू y1. इसको हम d लिख सकते हैं, 1 इंटू लैम्डा 1 माइनस d इंटू क्या हो गया y1. सो दैट इज लैम्डा 1 एंड प्लस ऑफ माइनस d इंटू, या d क्या, इसको p से डिनोट कर रखा होगा बुक्स में, इसको p से लिख लो, और दिस इज y1. सो दिस इज लैम्डा 2. तो हेयर द फाइनल कोऑर्डिनेट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन आर लैम्डा 2 एंड phi 2. दे आर रिटन in the dependent form of lambda 1 and y1, and lambda 1 y1 are independent coordinates. So using system of matrix linear equations को हम लिख सकते हैं. फाइनल कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, lambda 2 और y2 को कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो. यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करो. lambda 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे lambda 1 का 1 है और y1 का क्या है माइनस p है, और यहाँ से अगर कलेक्ट करें ये क्या है 0 है,
और यहाँ से क्या है, y1 का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इनको आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, 1 माइनस पी और 0 1, और इनटू क्या लिख सकते हो, दैट इज लैम्डा 1 और y1। तो यूजिंग दिस प्रोडक्ट लैम्डा 1 माइनस पी इंटू y1 माइनस पी इंटू y1 दैट इज लैम्डा 2 एंड 0 प्लस y1 इज दैट इज y2। तो यूजिंग दिस इज आवर रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, लेट्स से इट इज r। तो लैम्डा 2 y2 सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हैं, y2 लैम्डा 2 is given by refraction matrix into lambda 1 y1. These are the initial coordinates at the refraction point, and these are the final coordinates of at the refraction point. So using the knowledge of refraction matrix we can find the final coordinates after refraction क्या होंगे if initial coordinates are known. So this is effect of refraction matrix या effect of refraction. So here R is the refraction matrix and it has the value that is 1 minus p and 0 1. So determinant of this R is also 1 minus 0 1. So determinant of translation or refraction matrix is always 1 and the p has the value mu2 minus mu1 by R. ठीक है, तो thanks for watching.